नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। लोकतंत्र में आज खास क्या है, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज लोकतंत्र में हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। पहले आपको दिखाएंगे कि अगर कोई कागज आपके हैं, उसकी संपत्ति किस तरीके से उस पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। कहीं आप भी किसी इस तरह के फर्जीवाड़े का निशाना तो नहीं बन रहे। साथ ही साथ बात करेंगे अभिनेता सलमान खान की। सलमान खान के कत्ल का जो प्लान बनाया जा रहा था, जो फेल हुआ, उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे समरकंद में एससीओ सम्मेलन की, जहां 8 देशों के नेताओं की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बातें कही, ये भी आपको बताएंगे। और फिर बात होगी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जो एससीओ सम्मेलन में मौजूद हैं, लेकिन पुतिन के वहां पहुंचने से पहले किसने उनके ऊपर हमला करवाया, प्लान क्या था, यह भी आपको बताएंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। अवैध जमीन के सौदागर कौन है? टाइम्स ऑफ भारत की जो पड़ताल है, उसमें वक्फ की जमीनों का किस तरीके से जो खेल हो रहा है, उस पर कब्जे का खेल हो रहा है, वो आपको इस वक्त दिखाते हैं। कागजों में किसी के पास भी ये मकान हो, लेकिन क्या वो अभी ये जानने की कोशिश की है कि क्या वो प्रॉपर्टी अभी भी आपके अपने कब्जे में है? जी हां, ये एक गंभीर सवाल है। टाइम्स ऑफ भारत ने ये जो सवाल आपसे पूछ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के कई शहरों में जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। क्या आपकी जमीन आपके कब्जे में है? किसी का आपकी जमीन पर कब्जा तो नहीं? टाइम्स नाउ भारत का ये सवाल आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि हिंदुस्तान के कई शहरों में चल रहा है जमीन पर कब्जे का खेल। कल तक जो जमीन आपकी या सरकार की थी, पल भर में कोई अपनी जमीन होने का दावा कर देता है। हिंदुस्तान में कौन कर रहा है लैंड जिहाद? अवैध रूप से जमीन का सौदागर कौन है? ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली के पॉश इलाके साउथ दिल्ली के मेहरौली में ये जमीन करोड़ों की है। इस जमीन पर वक्फ का एक बोर्ड लगा है। मतलब समझ गए होंगे, यानी ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। लेकिन सरकारी आंकड़ों में देखें तो ये जमीन सरकारी है। इसकी तस्दीक डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण का ये बोर्ड कर रहा है। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि वक्फ के नाम पर इस करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। पिछले कुछ साल में जंगल की जमीन पर एक मस्जिद बनाई गई और अब यहाँ वक्फ बोर्ड का दावा है। जगह को देखें तो यहाँ पर कुछ एक 5-6 आपको पक्की जो है वो कब्र नज़र आएंगी, और इसी के बिना पर जो है यहाँ पर एक मस्जिद खड़ी की गई, और उस मस्जिद के आधार पर जो है ये दावा किया गया कि ये जो जगह जंगलों के बीच में है वो वक्फ की ज़मीन है। और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए कहता है कि ये ज़मीन उसकी है। और इसी की एक तस्वीर हम आपको नीचे चल के दिखाएंगे। एक बहुत बड़ा भूभाग जो है मेहरौली के जंगलों का है, जहां पर ये मस्जिद खड़ी की गई है, सिर्फ इस बिना पर कि यहाँ पर कुछ कब्र हैं, मज़ार हैं। लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण का कहना कुछ और है। और राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर सैकड़ों ऐसी ज़मीन है जिनको लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच में मालिकाना हक को लेकर विवाद है। टाइम्स नाउ भारत की अगली पड़ताल, वक्फ का जमीनों पर धड़ाधड़ कब्जे का खेल। ये तस्वीरें चंडीगढ़ की है, जिसकी दूरी राजधानी दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर होगी। लेकिन यहाँ भी लैंड जिहाद का खेल चालू है। ये चंडीगढ़ का मनी माजरा इलाका है। यहाँ कई दुकानें और एक मकान खाली है। सालों से कभी इन दुकानों में लोग अपनी रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन आज वक्फ बोर्ड का कब्जा है। चंडीगढ़ के मनी माजरा में है, और वक्फ बोर्ड को लेकर जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं, ऐसे ही कुछ मामले चंडीगढ़ में भी सामने आए हैं, जहां कई सालों से जो लोग अपनी दुकानें या दूसरी संपत्ति पर काबिज हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड का भी क्लेम है कि ये उनकी ज़मीन है। ऐसे कई मामले पूरे देश में सामने आए हैं। इस वक्त हम चंडीगढ़ मनी माजरा में हैं, और यहाँ पर एक दुकानदार हैं जिनकी तीसरी पीढ़ी यहाँ पर है, और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का विवाद देखने को मिले था। अमीन जी बताइए, किस तरीके से आपको कितना समय हो गया यहाँ पर बैठे? मन तो 100 साल हो गए कट तीसरी पीढ़ी है हमारी यहाँ। अच्छा। हाँ, गाँव में हम बैठे हैं। किस चीज़ की दुकान है आपकी? ये मस्जिद है।
ओ बाबे तू तो चुप हो जा। जी। हाँ, तीसरी पीढ़ी है जी हमारी यहाँ, ठीक है जी। हमारे 4 दुकान है बस। क्या काम करते हैं आप? इलेक्ट्रिशियन का। इलेक्ट्रिशियन का। तो ये यहाँ पर विवाद रहा कि कोई वक्फ बोर्ड भी क्लेम करता है कि हमारी ज़मीन है, या कुछ लोग कहते हैं यहाँ कि पे कहीं मस्जिद भी है जी, ठीक है। यहाँ और भी डेरे हैं, कल एक डेरा नहीं है, ये हाफाई मलंग है, वहाँ भी उन्होंने राज है। वो कहते मेरी जगह है, पर है नहीं जगह उन्होंने। तो अब मालिकाना हक है आपका? हाँ है जी, हाँ जी। और आपके अलावा और भी लोग हैं जो इस ज़मीन पर हैं, जिनकी दुकानें हैं? ना, और कोई नहीं है जी, हम ही है सिर्फ यहाँ। अच्छा, आपकी 4 दुकानें हैं? हाँ जी। और यहाँ पर क्या वक्फ बोर्ड की और भी ज़मीन है यहाँ पर आपको जानकारी? नहीं, यहाँ और कोई ज़मीन नहीं है। इतना ही नहीं, कई रिहायशी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ने दावा करके अपना नोटिस चस्पा कर दिया। विवाद के बाद सालों गुजर गए, जिसकी कल तक यहाँ रोजी रोटी चलती थी, आज सब खत्म हो गया। बात सिर्फ दिल्ली या चंडीगढ़ की ही नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के कई शहरों में लैंड जिहाद का ये खेल खूब चल रहा है। दिल्ली से गौरव श्रीवास्तव के साथ चंडीगढ़ से मनोज, टाइम्स ऑफ भारत। बात कुल मिला के इलीगल कब्जे की है। ऐसे हथकंडे कई लोग अपनाते हैं, मस्जिद बनाकर अपनाते हैं, दरगाह बनाकर अपनाते हैं, मंदिर पर भी इस तरह के कई आरोप लगते रहते हैं कि किसी की जमीन पर भी इस तरह का धार्मिक एक वो बना दिया जाता है और उस पर कब्जा कर लिया जाता है। ये कई सारे मामले हैं, पर वक्फ बोर्ड का जो मामला है उसको लेकर अब कई तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ आपको दिखाते हैं। पिछले दिनों में सूरत नगर निगम की बिल्डिंग पर जो मुगल सराय, वहां पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया था। वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि सूरत नगर निगम की बिल्डिंग जो है मुगल सराय, वो उनकी संपत्ति है। उसके पीछे वक्फ बोर्ड की तर्क था कि शाहजहां की बेटी सूरत की मालकिन थी और जहां आरा के करीबी हकीकत खान ने इमारत बनाई थी। बाद में इस इमारत को हाजियों के लिए इमारत दान में दी गई थी। इस तरह से कई और संपत्तियों पर भी वक्फ अपना कब्जा बताता आया है। साथ ही साथ वक्फ की एक अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है वो संपत्ति जो अल्लाह के नाम पर दान की गई हो। लेकिन आज हालात ये है कि दान के नाम पर कब्जे का जो खेल चल रहा है, बात सिर्फ दिल्ली, चंडीगढ़ या सूरत की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के कई और शहरों की भी है। एक आम आदमी जिसने जीवन भर की कमाई अपनी इस पूरी संपत्ति को खरीदने में लगा दी, उसके बाद वो आज दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बोर्ड वाले ही चाहते हैं कि ये एलिगेशन ये ऐसे ही चलते रहे, हमेशा उनकी कमाई होती रहे। आपकी गाढ़ी कमाई कहीं लुट न जाए। लैंड जिहाद के जाल में आप तो नहीं फंसे। शहर दर शहर लैंड जिहाद का खेल जारी है। बड़ी मेहनत और खून पसीने की कमाई से आप 1 या 2 संपत्ति जोड़ते हैं, लेकिन वो संपत्ति आपके पास सिर्फ कागजों में है या फिर आपके कब्जे में भी है, इसका पता जरूर कर लें। यकीन नहीं होता तो आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां एक बुजुर्ग शख्स आज भी अपने अधिकार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और वक्फ बोर्ड से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। आम आदमी की जीवन भर की कमाई चौपट हो जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण है देहरादून का। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे ये एक मजार है। ये मजार है खसरा नंबर 6-8-11 की, और जबकि इसके बराबर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो खसरा नंबर 3 की हैं। और खसरा नंबर 3 पर वक्फ बोर्ड जो कहता है, उसका कहने के अनुसार ये है कि ये जो खसरा नंबर 3 है उस पे सीधा सीधा अधिकार उन लोगों का है। लेकिन इस अधिकार के कहने के बाद वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों पर काफी अपना हक जताता है, जिसकी वजह से एक आम आदमी जिसने जीवन भर की कमाई अपनी इस पूरी संपत्ति को खरीदने में लगा दी, उसके बाद वो आज दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इस बाल की सफेदी और चेहरे की झुर्रियों को देखिए। नाम है जय भगवान। इन्होंने अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से जमीन का एक टुकड़ा खरीदा ताकि भविष्य में अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएं। लेकिन देहरादून की ये संपत्ति आज जय भगवान जी के पास नहीं है। उनका दर्द बयान उनसे ही सुनिए। 10-12 साल से मतलब ये वक्फ बोर्ड वाले हमारे को परेशान कर रहे हैं, और हमने
इनसे IKR से भी सूचना मांगी थी, तो इन्होंने हमारे को बताया कि हमारे पास दानकर्ता का नाम और स्वामित्व संबंधी अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। हाँ। और इसलिए हमारे को न्याय मिलना चाहिए। ये तस्वीरें उत्तराखंड के रुड़की की है। अब इस करोड़ों रुपए की जमीन को देखिए, यहाँ भी लैंड जिहाद का खेल खेला गया। जमीन किसी और की और कब्जा किसी और का। कल तक ये जमीन सज्जाद परिवार का हुआ करता था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। मामला आज कोर्ट में है। अब देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जीत चुके हैं। अब ये ट्रस्ट का पैसा है, वो तो चाहते हैं कि मुकदमे चलते रहें, उनकी कमाई होती रहे। कोई आम नागरिक होता है या आप या हम होते, एक पार्टी हारने के बाद अपने घर बैठ जाते हैं। उनका ट्रस्ट का पैसा है, जेब से पैसा लग नहीं रहा किसी का। जो भी अधिकारी आता है अपने नई नई कार्रवाई करते हैं। ये वक्फ बोर्ड का तो यहाँ लूट मचाई का धंधा है। आप देखिए, यहाँ 50 करोड़ रुपए की FDI तरका की और 10 करोड़ रुपए की सालाना कमाई है। लेकिन यहाँ आने वाले जायरीनों को बताइए क्या सुविधा है वक्फ बोर्ड की तरफ से? यहाँ जायरीनों को क्या सुविधा है? कोई भी सुविधा नहीं है। जब जमीन विवाद कोर्ट में लंबा चला तो वक्फ बोर्ड कंप्रोमाइज की भूमिका में आ गया। पीड़ित परिवार को कंप्रोमाइज नामा भी दिया गया। आप समझ गए होंगे कि माजरा क्या है। पहले दावा, फिर कोर्ट की लड़ाई, फैसला खींचे तो कंप्रोमाइज। ऐसे ही जाल बुनकर आज वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में लैंड जिहाद कर रहा है। आम जनता ही नहीं बल्कि सरकार के भी नाक में दम कर रहा है। देहरादून से अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। आपको थोड़ा बता देते हैं कि वक्फ एक्ट क्या है और उसकी आड़ में किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं जमीनों पर कब्जे करने की। किन जो धाराएं हैं उन पर आपत्ति है। वक्फ एक्ट 1995 का जो सेक्शन 40 है, उसमें अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति उसकी है तो उसकी जांच वो कर सकता है, और अगर बोर्ड ये मान ले कि ये संपत्ति उसकी है तो उस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है। एक्ट 1995 का सेक्शन 54 जो है, उसमें वक्फ बोर्ड सिर्फ किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति ही नहीं घोषित कर सकता, बल्कि उस संपत्ति पर अतिक्रमण को हटाने के लिए DM को भी आवेदन कर सकता है। वक्फ एक्ट का 1995 का सेक्शन 4 और 5, जिसमें वक्फ एक्ट के तहत किसी संपत्ति का सर्वे भी राज्य सरकार के खर्च पर होता है। इसके लिए राज्य सरकार को सर्वेक्षण आयुक्त, सहायक सर्वेक्षण आयुक्त और इन्हीं तरह के और नियुक्तियां करनी पड़ती हैं। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 85, अगर आपकी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाए तो उस पर उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में आप नहीं जाएंगे, बल्कि आपको वक्फ के ट्राइब्यूनल में जाना होगा। साथ ही साथ 1995 का सेक्शन 79 जो है, अगर वक्फ बोर्ड के किसी फैसले के खिलाफ कोर्ट जाना चाहते हैं तो आपको वक्फ बोर्ड को 2 महीने का नोटिस देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी से जुड़ी हुई खबर की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किस तरीके से जो मंत्री मोहसिन रजा हैं वो इस पर क्या कहते हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। यूपी में काफी सुधार हुआ है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। जब से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकार आई है तो काफी करप्शन पर हम लोगों ने अंकुश लगाया है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया आदरणीय योगी जी की सरकार में। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि तमाम जमाने से एक मांग चल रही थी कि दोनों वक्फ बोर्डों की CBI जांच कराई जाए। आपने भी उठाया था इस इशू को, और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान ये सवाल उठते रहे थे। लेकिन उन लोगों में साहस इसलिए नहीं था कि उन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था दोनों वक्फ बोर्डों को। तो इसलिए आदरणीय अमित शाह जी जब गृह मंत्री बने और उनसे जाकर यहाँ के लोग मिले, हमारे मुस्लिम समाज के लोग मिले, जाकर धर्मगुरु मिले, तमाम समाजसेवी संस्थाओं ने जाकर वहां ये बात रखी कि साहब हम चाहते हैं कि दोनों बोर्डों में अनियमितताओं की, जो वक्फ में अनियमितताएं हो रही हैं, जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही है, किसी की जमीन को अपने यहाँ ले आना, किसी की जमीन को बाहर निकाल देना, ये सब चीजें पहले हुई थी। उसको लेकर एक पारदर्शी तरीके से CBI जांच हो जाना चाहिए। तो उसकी संस्तुति करके माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने उसकी जांच के आदेश कर दिए हैं। तो हमारे यहाँ तो अब उत्तर प्रदेश में आप ये मानकर चलें कि कानून का राज है और संवैधानिक तरीके से CBI इसकी जांच कर रही है और इसमें सबको कोऑपरेट करना चाहिए। और CBI को दे दिया गया तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ का इस तरह के कोई प्रकरण आ भी रहे होंगे या होंगे तो वो उसको एक फोरम दे दिया गया है। चलिए इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। SCO समिट के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वक्त उज्बेकिस्तान की राजधानी
समरकंद में हैं। लेकिन जब भारतीय मीडिया ने उनसे मसूद अजहर पर कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने बिना जवाब दिए वहां से निकल गए। आपको जरा पूरी ये सीक्वेंस दिखाते हैं। I think it's enough. Thank you. Thank you. I think it's enough. Please. Please move. शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल लीजिए। असद मजदूर पे लेंगे क्या? आप कार्रवाई करेंगे? No questions. चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्बेकिस्तान में जो एससीओ की बैठक चल रही है, आज भारत का वहां पर जिस तरीके से मेजबानी अगले एससीओ समिट की भारत को मिली है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ में शामिल देशों को क्या बात कही, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। इस द्विपक्षीय मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस, भारत और रूस की दोस्ती की झलक भी साफ दिखाई दी। एससीओ के सदस्य देशों की जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया, उस पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। लाइव तस्वीरें हैं समरकंद उज्बेकिस्तान में। ये तस्वीरें गवाह हैं दुनिया की दो महाशक्तियों की दोस्ती की। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत और रूस में कितना पुराना नाता है। दोनों ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाया और औपचारिक मुलाकात की। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी ने टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान से भी द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई। उज्बेकिस्तान में दुनिया की 8 महाशक्तियां और इन महाशक्तियों के बीच भारत का मान बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस एससीओ की बैठक में चीन, रूस जैसे बड़े देश शामिल हुए, पीएम मोदी ने उस एससीओ के शिखर सम्मेलन को हिंदी में संबोधित किया। एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हिंदी में भाषण देकर पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत किसी भी क्षेत्र में किसी भी देश से पीछे नहीं है। का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में एससीओ देशों में बेहतर ट्रांजिट तालमेल का मुद्दा उठाया, साथ ही बेहतर व्यापार क्षेत्र बनाने का संकल्प भी दोहराया। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। यूक्रेन के संकट से चलिए सीधे आपको इस वक्त समरकंद लिए चलते हैं, उज्बेकिस्तान में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में बातचीत हो रही है। उसके ये विजुअल्स इस वक्त आ रहे हैं, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर द्विपक्षीय बातचीत दोनों देशों के नेताओं के बीच में इस वक्त चल रही है। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा समझने की कि वहां पर बात क्या हो रही है। Relations between Russia and India are developing. They have the nature of a strategic privileged partnership and they continue to develop very rapidly. We are actively engaging at international platforms. We're in discussion on all the international issues. Sometimes these issues are something that is not very good news. I know about your position on the conflict in Ukraine, and I know about your concerns. I know that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible. But the other party, the leadership of Ukraine, has claimed that they refuse to engage in negotiating process. They said that they want to achieve their objectives, as they say, on the battlefield militarily. We will keep you abreast of everything that is happening over there. We are actively working with you on the SCO platform, and our today's meeting and our today's summit is a very good testament to that.
It's important that we constantly coordinate our positions in spite of the coronavirus-induced restrictions. We spoke 4 times on the phone and our teams are in contact as well. I would like to thank you for the video address to the participants of the Eastern Economic तो Forum. राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हुए कि यूक्रेन को लेकर जो भारत ने अपनी चिंताएं जताई हैं उस चिंताओं को वो समझते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हुए कि वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये पूरी लड़ाई खत्म हो, लेकिन ये भी साथ में जोड़ा कि यूक्रेन की जो लीडरशिप है वो अभी बातचीत के लिए सामने नहीं आई है। जो भी वहां पर होगा उसका भारत को जानकारी दी जाएगी। ये बात इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं। Additional supplies of Russian fertilizers to the Indian market. The supplies of Russian fertilizers have grown more than 8-fold. So it's not just several percents, it's more than 8-fold. I am hopeful that this is going to be a huge help to the agricultural sector of India. They will be able to provide with food all the population of the country. We are also steadily implementing projects in oil, gas, in the nuclear energy. Russia is traditionally interested in the rich history and culture of India, and that is why we suggest that we should intensify the negotiations on the visa-free tourist exchanges. We could also think about holding cross years of Russia and India in 2024. एक्सेलेंसी, फिर से एक बार एक्सेलेंसी आपसे मिलने का मौका मिला है और बहुत सारे विषयों को बातचीत करने का अवसर भी मिला है। गत वर्ष दिसंबर में जब आप आए थे तब कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारी टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है और उसमें भारत और रशिया के बायलैटरल संबंध की भी बातें हुई हैं और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं हमें जरूर उनके रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है और इसलिए दुनिया के मन में भी ये बात है कि एक अटूट मित्रता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाए और मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए। हम लगातार, हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है
कि आज की हमारे बायलैटरल भी, आज की हमारी बातचीत भी आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को भी गहरे करेंगे, विश्व की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं फिर एक बार आज समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कहते हुए कि वो दोस्ती उनकी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति पुतिन के साथ है 2001 से, बता रहे हैं कि किस तरीके से दोनों ने अपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर और राष्ट्रपति पुतिन ने रशिया के हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर, प्रेसिडेंट के तौर पर अपना शुरुआत की और किस तरीके से दोनों देशों के बीच में बहुत सुदृढ़ संबंध रहे हैं। दोनों देशों के नेता अपनी द्विपक्षीय बातचीत के बाद बहुत सारे इश्यूज, जैसे कि इम्पोर्टेंट जो चीज़ें राष्ट्रपति पुतिन ने भी कही, वीज़ा फ्री टूरिज्म, जिसमें कि भारत और रूस के जो यात्री हैं आपस में वहाँ पर आने जाने के लिए उनको वीज़ा की आवश्यकता नहीं लगेगी। इस तरह के कई मुद्दे हैं जिनको दोनों देश और अपनी घनिष्ठता को, मित्रता को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। करते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। उज़्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में पुतिन भी शामिल हुए, लेकिन समरकंद आने से पहले उनके खिलाफ एक गहरी साजिश रची गई। साजिश थी उनके ऊपर जानलेवा हमला करने की। आखिर वो कौन लोग हैं जो छिपकर रूस के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला करना चाहते हैं, इस रिपोर्ट में। पुतिन पहुंचे उज़्बेकिस्तान, उससे पहले हत्या का प्लान। मारे जा रहे पुतिन के यार, कौन कर रहा छिप कर वार। क्या रूस में होगा तख्ता पलट? दुनिया में आएगा बहुत बड़ा संकट। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त एससीओ समिट के लिए उज़्बेकिस्तान में, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उनके खिलाफ एक साजिश रची गई थी। बहुत बड़ी साजिश, हत्या की साजिश। व्लादिमीर पुतिन इस वक्त समरकंद में भले ही एससीओ समिट में मोदी समेत बाकी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके दुश्मनों का प्लान सक्सेस हो जाता तो पुतिन यहां तक नहीं पहुंच पाते। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चंद दिनों पहले मॉस्को में पुतिन पर जानलेवा हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि पुतिन की कार के आगे के बाएं पहिए में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद धुआं उठा। इस दौरान पुतिन की कारकेड के साथ चलने वाली एक कार के सामने एम्बुलेंस आ गई और सुरक्षा में तैनात एक और कार के सामने तेज रफ्तार गाड़ी आ गई। कहा जा रहा है कि जो पहली गाड़ी थी जिसके अंदर उनकी प्रोटेक्शन पार्टी थी, 3 लोग मिसिंग है, कुछ खबर नहीं है उनकी, कहां गए वो। अब कौन ऐसा घातक हमला करेगा? क्या ऐसा माना जाए कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की साहब वहां से कुछ लोग भेजेंगे? और ये इनकी मूवमेंट के बारे में किसी को खबर नहीं थी। अब क्या जो ऑपोजिशन है, सत्ता पलट का प्रोग्राम बन रहा है रशिया में? अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुतिन को कौन मारना चाहता है? पुतिन को मारने की साजिश क्यों रची जा रही है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर रूस के राष्ट्रपति के काफिले पर हमला हो कैसे गया? सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्योंकि पुतिन की सिक्योरिटी 4 अलग अलग लेयर्स में होती है। पहला लेयर पुतिन के बेहद करीब होता है। गार्ड्स उनकी परछाई की तरह चलते हैं, ये इनके पर्सनल प्रेसिडेंशियल गार्ड्स होते हैं। दूसरे लेयर में प्लेन कपड़ों में गार्ड होते हैं जो भीड़ के बीच में छिपे होते हैं। इन गार्ड्स की नजर हर पोटेंशियल अटैक पर होती है। तीसरा सर्कल पुतिन से करीब 100 मीटर की दूरी पर उनके साथ चलता है, जो भीड़ के पीछे से भीड़ पर नजर रखता है। और चौथा सर्कल होता है स्नाइपर्स का। जहां भी पुतिन जाते हैं वो वहां पहले से ही तैनात रहते हैं। पुतिन बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी सुरक्षा में चूक से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस चूक के बाद पुतिन के बॉडीगार्ड हेड के साथ साथ कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।
शक ये भी जताया जा रहा है कि कहीं किसी बॉडीगार्ड ने ही तो पुतिन को मारने की साजिश नहीं रची थी। पुतिन को जान से मारने की बात तब सामने आई है जब रूस में पुतिन को सत्ता से बेदखल करने की आवाजें उठ रही हैं। रूसी संसद में राजनेताओं के समूह ने पुतिन के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया है। 65 नगरपालिका प्रतिनिधियों ने पुतिन के इस्तीफे की मांग कर दी है। अब सवाल उठता है कि साल 1999 से रूस पर राज कर रहे पुतिन के खिलाफ विद्रोह की आवाजें क्यों उठ रही हैं? तो इसकी बड़ी वजह है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध। बीते करीब 7 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में भयंकर तबाही मची है, जान माल का नुकसान हुआ है। युद्ध अभी जारी है, लेकिन आर्थिक तौर पर रूस को काफी भारी पड़ रहा है। यूक्रेन का दावा है कि इस युद्ध में उसने 55,000 रूसी सैनिकों को मार गिराया है, 250 फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया है, 2200 मिलिट्री टैंक, 200 हेलीकॉप्टर, 1300 आर्टिलरी यूनिट, 908 ड्रोन, 3500 मिलिट्री गाड़ियां और 233 क्रूज मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया गया है। इसके अलावा रूस को अभी तक 2 लाख करोड़ का खर्च उठाना पड़ा है। इस युद्ध में रूस का खर्च प्रतिदिन 717 करोड़ का है। इसके साथ साथ रूस पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगे हैं। करीब 1000 कंपनियां रूस छोड़कर भाग गई हैं। रूस के पास तेल के खरीदार नहीं है। रूस की करेंसी रूबल 26% नीचे गिर गई है। पुतिन ने यूक्रेन से पंगा तो ले लिया, लेकिन यह पंगा उन्हें महंगा पड़ रहा है। यही युद्ध अब रूस में पुतिन के खिलाफ उठ रही आवाजों की वजह बन रहा है। लेकिन तख्ता पलट की कोशिशों के बीच पुतिन को जान से मारने की साजिश का खुलासा वाकई चौंकाने वाला है। वैसे बीते कुछ वक्त में पुतिन के कई करीबियों की रहस्यमय तरीके से मौत भी हो चुकी है। राविल मनगो, रूसी तेल कंपनी के मालिक, अस्पताल में खिड़की से गिरकर उनकी मौत हो गई। सरगई प्रोटोसेनिया, एक गैस इंडस्ट्री के मालिक, स्पेनिश विला में उनकी लाश मिली। अलेक्जेंडर सुबोटिन, रूसी अरबपति, इनकी हार्ट अटैक से मौत हुई। और अलेक्जेंडर डुगिन, जो पुतिन के राजनीतिक विश्लेषक थे, एक हमले में उनकी बेटी की मौत हुई। अभी उनके एक सहयोगी की दुरिन, जो उनके सहयोगी थे, उनकी बेटी को जिस तरीके से एक असैसिनेशन अटेम्प्ट के माध्यम से मार दिया गया और उनके सहयोगी दुरिन पर भी जो हमला करने की जो साजिश रची गई, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे वो राष्ट्रपति पुतिन स्वयं हो या उनके मंत्री हो, उनके सेना के अधिकारी हो, उनके सलाहकार हो, सभी की सुरक्षा खतरे में दिखाई देती है और उनको अपनी सुरक्षा को लेकर के अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी। जिस हिसाब से रूस में घटनाक्रम चल रहे हैं, उससे पुतिन के लिए आने वाला वक्त कांटों भरी रहा है। लेकिन पुतिन का रवैया जस का तस है। अमेरिका को पुतिन की चेतावनी, पुतिन बाइडेन में तनातनी। यूक्रेन को फिर मिला हिमांश, रूस को नहीं आ रहा रास। रूस यूक्रेन के बीच जंग में अमेरिका सीधे तौर पर लड़ाई तो नहीं लड़ रहा, लेकिन रूसी सेना पर अमेरिका मेड मिसाइलों ने खूब कहर बरपाया है। बीते करीब 1 हफ्ते में यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज को जो शिकस्त दी है, वो अमेरिकी हथियारों के दम पर ही दी है। और अब अमेरिका एक बार फिर यूक्रेन को सैन्य मदद भेजने वाला है। अमेरिका यूक्रेन को 4700 करोड़ की सैन्य मदद भेजने वाला है। इस पैकेज में हथियार समेत सैन्य सामग्री होगी। इसके पहले भी अमेरिका यूक्रेन को इस युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए कई हथियार मुहैया करवा चुका है। 155 mm हावित्जर आर्टिलरी सिस्टम, जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, लाइट एंटी टैंक हथियार, स्ट्रिंगर मिसाइलें, HARM मिसाइल, हिमार्स लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर, 777 हॉविट्जर्स और कई सारे हथियार इन्होंने सप्लाई किए हैं। एड दिया है, पैसे दिए हैं। भाई बाहर से बहुत सपोर्ट मिल रहा है यूक्रेन को। और अमेरिका जो है वो ठीक तरीके से, बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से यूक्रेन को ढाल बना के रूस से लड़ रही है। अमेरिका के इस ऐलान के बाद रूस ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। रूस के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, अगर अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें देता रहा तो वो लक्ष्मण रेखा को पार कर जाएगा और इस युद्ध में हमारा सीधा विरोधी बन जाएगा। हम अपनी जमीन को बचाने का हक रखते हैं और इसके लिए जो भी रास्ते में आएगा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी।
इस युद्ध में अमेरिका के दम पर ही यूक्रेन की फौज लड़ पा रही है और यही रूस की सबसे बड़ी टेंशन है। ऐसा क्यों है, अब वो समझिए। रूस की सबसे बड़ी टेंशन है हिमार्स मिसाइल, जिसने रूसी फौज की नाक में दम कर रखा है। तस्वीरों में देखिए कैसे ये दनादन मिसाइलें दागता है और दुश्मन के ठिकानों को नष्ट नाबूद कर देता है। 90 सेकंड में 9 मिसाइलें दागने वाले हिमार्स की वजह से ही यूक्रेन की फौज ने हालिया वक्त में रूस की सेना को पीछे धकेल दिया है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है, आसानी से ट्रक पर ही ले जाया जा सकता है। जीपीएस गाइडेड मिसाइलों से ये लैस है। जिस तरह से अमेरिकी हथियारों ने रूसी फौज पर कहर बरपाया है, उससे रूस का बौखलाना जाहिर है और इसी बौखलाहट में पुतिन ने अमेरिका को एक बार फिर सीधी चेतावनी दे दी है। अब क्या ये परमाणु हमला अगर रूस करती है, भाई पैनिक का माहौल, एक अफरा तफरी का माहौल हो चुका है वहां पे ऑलरेडी, क्योंकि लोग ऐसा मान रहे हैं कि रूस बौखला उठता है, प्रेसिडेंट पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका इसी तरह से यूक्रेन को हथियार देता रहा तो अंजाम बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर जंग के मैदान में रूस खुद को पिछड़ता हुआ पाएगा तो वो कोई भी कदम उठा सकता है, न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो सिर्फ यूक्रेन और अमेरिका के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।